सबको नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर दीपिका कौशल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एक योगा टीचर भी हूँ। आज हम बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर्स की। देखिए, जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे मनोमय कोश की बीमारी है। ये साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मनोविज्ञान जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, उसमें काउंट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा की। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट्स होते हैं वो इस तरह के पेशेंट होते हैं, देखने में दुबले पतले दिखेंगे आपको, लेकिन उनको मोटा होने का इतना ज़्यादा डर होता है, उनको इतनी एक्सट्रीम लेवल की ये वीकनेस होती है उनकी, चाहे लगा लो उनको डर होता है, उनको मोटापे का इतना ज़्यादा फियर होता है कि वो कुछ खाते ही नहीं। तो ये एक तरह की मेंटल बीमारी, एक मेंटल डिसऑर्डर है और ये लोग बहुत ही माल नरिश्ड होते हैं। उनका वेट बहुत कम होगा, उनमें आपको दिखेगा कि देखकर ही आप जज कर सकते हैं कि ये इंसान का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बहुत ही पुअर है। सो इस तरह के लोग इतने सिक होते हैं, वो बार बार अपने खाने की चीज़ों को मेजर करते हैं कि मैं इतना क्वांटिटी का खाना खाऊं, फिर वो जाके अपना भार भी तोलते हैं, मेरा वेट कितना बढ़ा, ये खाया तो वेट को क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात है, वो मोटे होते भी नहीं। ऐसे लोगों के लिए अगर आप डायग्नोज करना चाहते हैं कि वो एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट है कि नहीं, अगर आप उसका वेट चेक करेंगे और उसके मेंटल सिम्टम्स, ये सारी हरकतें इंसान कर रहा है, तो उसका वेट जो स्टैंडर्ड बॉडी वेट और हाइट के हिसाब से, जो एज और हाइट को अगर हम देखेंगे उसके हिसाब से जितना उसका वेट स्टैंडर्डाइज चाहिए, उससे 15%, 10 या 15% उसका बॉडी वेट कम ही आएगा। दूसरा आता है हमारे पास बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग क्या होता है? बिंज ईटिंग के लोग होते हैं वो भी मोटापे को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो अब इस बिंज ईटिंग में क्या आता है, ये लोग खाएंगे खाना, इनको भी मोटापे का डर है, लेकिन जब ये खाने बैठते हैं तो एक बार में ही कितने टाइम का खाना खा लेंगे। कितने टाइम का इन द सेंस 2 मील्स 3 मील्स इकट्ठा करके एकदम से खाना खा लेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ आ जाती है, इनको बिंज एंड पर्ज, दो चीज़ें टुगेदर हैं। मोटापे का डर तो इनको भी है, तो ये पेशेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही बहुत सा खाना खाएंगे या तो ये कोई लैक्सेटिव्स ले लेते हैं या अपनी उंगलियां मार मार कर उल्टी कर देते हैं। लैक्सेटिव वो ड्रग्स होती हैं जो मतलब आपका पेट क्लियर करने के लिए, कि उनको बार बार मोशन पास हो, तो या तो ये खाना शुरू कर देंगे या खुद से उल्टी करेंगे। उनको लगता है कि हमारी बॉडी में वेट बढ़ जाएगा, हमने बहुत सा ले लिया, अब जितना भी उन्होंने खाया है उनको उसे बाहर निकालना ही होता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को भी अगर हमने देखना है तो आप देखेंगे कि कम से कम हफ्ते में 2 ये बिंज और पर्ज, ये दोनों के एपिसोड्स होने चाहिए। और ऐसे पेशेंट्स का जो वेट होता है, वो एनोरेक्सिया नर्वोसा के जो पेशेंट्स हैं उनका वेट स्टैंडर्ड से बहुत कम हो जाता है, लेकिन इनका वेट जो होता है वो नॉर्मल टाइप का ही रहता है। इनको भी फियर ऑफ गेनिंग वेट है, लेकिन ये लोग साथ में ही इनको जो भी खाया है उसे बाहर निकालना होता है। अब जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है नॉन स्टॉप ईटिंग की। इसको बिंज ईटिंग, बिंज एंड पर्ज बोलते हैं, इसको बिल्यूमिया नर्वोसा भी बोलते हैं। तो बिंज ईटिंग, अभी बात करेंगे बिंज ईटिंग की। ये जो मैंने अभी आपको बोला, जो लैक्सेटिव वगैरह खाते हैं, फियर भी है, इसको एक्चुअली इसका जो नेम है वो बिल्यूमिया नर्वोसा आता है। नाउ बिंज ईटिंग में क्या होता है, ये लोग आउट ऑफ प्रोपोर्शन खाते हैं। इन लोगों को किसी चीज़ का मतलब, जब भी इनके सामने खाना आता है, दे डोंट हैव सेंस टू अंडरस्टैंड कि उनका रिक्वायरमेंट कितना है। ये लोग काफ़ी ओबीज होते हैं, हद से ज़्यादा खाते हैं, ओवरवेट होते हैं और इनमें कोई पर्जिंग नहीं होती। दे डोंट टेक आउट द थिंग्स, जो भी इन्होंने खाया है सब इनके अंदर ही रह जाता है। अब जब हम इन तीनों कैटेगरी के लोगों की बात करते हैं तो आपको पता है ये जितने भी डिफेक्ट्स हैं ये हमारे मनोमय कोश के डिफेक्ट हैं। मनोमय कोश जो हमारे दिमाग का प्लेन है, ऐसे लोगों के लिए योगिक थेरेपी में हम क्या करते हैं, इनको ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करवाया जाता है जिससे ये बहुत काम कर करके, एक्सरसाइज कर करके ये लोग थक जाएं। क्योंकि क्या होता है ना, डिफरेंट कोशास हैं, 5 शीट्स हैं हमारी। तो सबसे पहले मनोमय कोश को ठीक करने के लिए जब हम इनके अन्नमय कोश पर काम करते हैं, हम
इनको सूक्ष्म व्यायाम और डायनामिक एक्सरसाइज करवाते हैं, शक्ति विकासक उसको बोलते हैं, सूर्य नमस्कार करवाते हैं, जिनसे इनकी बॉडी टायर्ड हो जाए। जैसे ही इनको थकान होती है, ये निद्रा की अवस्था में जाते हैं, जैसे ही ये सोते हैं, वो डीप स्लीप की वजह से इनकी काफ़ी चीज़ें नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाती हैं। फिर जब प्राणमय प्राणमय कोश की बात करते हैं, प्राणमय कोश में जाने से पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी। अन्नमय कोश में ऐसे पेशेंट्स को राजसिक और तामसिक भोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सात्विक व्यंजन लेंगे, सात्विक आपका आहार होगा, तो आपकी एक्टिविटीज़ भी सात्विक होंगी। जो रजस होता है ना, वो हमारी एक्टिविटी बढ़ा देता है। तमस जो होता है वो एक्सेसिव लेथार्जी जो है वो जनरेट करता है। इसीलिए सात्विक आहार ऐसे पेशेंट्स के लिए बेस्ट है। इसके बाद आ जाता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में क्या करेंगे? प्राणा ही हमारी लाइफ फोर्स है। तो सबसे पहले हम ऐसे लोगों के लिए रेकमेंड करेंगे भ्रामरी से भी पहले आपको करना है कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है? पैसिव इन्हेलेशन रहती है, लेकिन एक्टिव विगरस एक्सहेलेशंस रहती हैं। तो जितना आप सांस छोड़ते जाएंगे वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि ये दिमाग की बीमारी है, ये हमारे जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उसके अंडर आता है। इसके बाद हम ऐसे पेशेंट्स को नाड़ी शुद्धि का प्रैक्टिस करवाते हैं। नाड़ी शुद्धि का प्रैक्टिस करवाने से क्या होता है? दोनों चैनल्स को प्रॉपर जो इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेन करने के लिए नाड़ी शुद्धि रिकमेंडेड है। जब हम बात करेंगे इनके विज्ञानमय कोश की, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, दोनों कोशों के लिए इनमें मेडिटेशन, साइक्लिक मेडिटेशन, ओम मेडिटेशन, जप और गीता की चैंटिंग, जब इन सारी चीज़ों में हम इनको लेकर आते हैं तो इनका जो मेंटल स्टेट है वो एक चीज़ पर, जो इनका फोकस एक जगह पर, जैसे बोलते हैं ना कोई सुई अटक गई, ये लोगों को बार बार रेपिटेटिव सेम ही थॉट आते हैं, बॉडी वेट से रिलेटेड या लगातार खाने से रिलेटेड। तो इनका ध्यान हटाने के लिए हम ऐसी क्रियाएं करवाते हैं जिनमें मनोमय कोश में और विज्ञानमय कोश में, ताकि इनका मेडिटेशन वगैरह हो जाता है मनोमय कोश में, और विज्ञानमय कोश में इनको ऐसे काउंसलिंग्स की जाती हैं, ऐसा लिटरेचर दिखाया जाता है जिससे इनका ध्यान उस जगह से जो केंद्रित हुआ था वो डाइवर्ट होकर सही रास्ते पर आना शुरू हो। और जब आनंदमय कोश की बात करते हैं उसमें हैप्पी असेंबली और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसी क्रीड़ाएं होती हैं जिसमें इंसान को खुशी प्राप्त होती है, चाहे वो ग्रुप में खेलने की बात हो, चाहे कोई भी ग्रुप एक्टिविटी में बाहर कहीं ट्रैकिंग करवा लीजिए, कोई गेम में इन्वॉल्व कर लीजिए। तो जैसे जैसे हम ये सारी चीज़ें करना शुरू करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और होम्योपैथी में तो हम लेते ही माइंड के सिम्टम्स हैं, जो उनकी डिज़ायर्स हैं, ये तो थी योगा की बात, लेकिन अगर होम्योपैथिक सिस्टम में हम देखें तो उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, उनकी क्रेविंग्स और उनका जो मेंटल स्टेट है वो बहुत मैटर करता है। इसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। और ऐसे जो मेंटल प्लेन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जब हम उन्हें होम्योपैथी में ट्रीट करते हैं तो कई बार हमें माइंड सिम्टम्स लेना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन डायरेक्टली जब माइंड सिम्टम्स कई बार पेशेंट नहीं दे पाता तो हम काम करते हैं उनकी डिज़ायर्स पर, उनकी क्रेविंग्स पर, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स पर, जिसको हम इंडिविजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो जो क्लासिकल होम्योपैथी है, अगर ऐसे केसेस उससे भी हम ठीक करें तो किसी भी दो पेशेंट्स की जो सेम बीमारी है उनकी जो मेडिसिन है वो सेम नहीं आती। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।